हेलो एंड वेलकम टू टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस। तो आज 19 फरवरी है 2022। हम हिंदू न्यूज़पेपर के दिल्ली एडिशन को कवर कर रहे हैं। अब आज के न्यूज एनालिसिस में जाने से पहले एक बार फिर से हमारा एक अनाउंसमेंट हुई थी अबाउट द फाउंडेशन कोर्स। सो यू कैन फाइंड द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पे आधारित है। दैट इज टेस्ट, आपको कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट के साथ साथ वैलिडेशन के लिए टेस्ट है विच इज अलाइंड विद द सिलेबस एंड पास्ट ईयर्स का रेफरेंस है व्हेन एवर वी आर स्टडिंग दैट टॉपिक्स, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रीलिम्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। आप इसको कंसिडर करिएगा और इसके जो डिटेल्स है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेरी फॉर्म जो होता है उसका। अच्छा, आज की हेडलाइंस। तो सबसे पहले ये जो हमारी पहली न्यूज़ है, यहाँ पे एक अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के रेफरेंस में है डेथ पेनल्टी। तो हम लोग एक बार देखेंगे कैपिटल पनिशमेंट के बारे में एंड द रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग, तो हम थोड़ा और इलाबोरेट कर लेंगे। तो ये बेसिकली GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, बट देन ये नेशनल सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी का भी इशू था। ओके, आंगनवाड़ी सेंटर्स एक प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के अंदर एंड आई प्रिज्यूम कि आप कोई भी स्टेट में हो, जहां मर्जी हो, वहां पे ये प्रॉब्लम वहां पे भी होगी। तो ये लोकल न्यूज़ से हमने इसको उठाया है। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, बार बार ये न्यूज़ में रहता है और ये जो सोशल डेवलपमेंट में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार देखेंगे गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख लेंगे, आंगनवाड़ी सेंटर्स एज वेल एज ICDS। ब्राज़ील एम्बेसी सेलिब्रेट्स 200 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ नहीं मिला मेरे को अभी 200 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ब्राज़ील इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली मिला मेरे को क्या डर लगता है कि अगर आप पिछले साल के कुछ GS1 के पेपर देखोगे वर्ल्ड हिस्ट्री के, तो कुछ टॉपिक्स अजीब से आए, जैसे कि वेस्ट अफ्रीका में फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से आई, तो हम उसका कभी नहीं पढ़ते, अभी तक बुक्स में नहीं मिलता हमको। तो इसके बारे में हमको एक्चुअली काम करना पड़ेगा। तो इसको लैटिन अमेरिका की एक थीम समझ के हमें थोड़ा सा एडिशनल इस पे काम करना पड़ेगा। आज नहीं है, पर डेफिनेटली विल शेयर इट विद यू, ठीक है। तो इसके बारे में लैटिन अमेरिका। ओके, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वाटर, इसके बारे में थोड़ा और डीप में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के बारे में इसको देखेंगे। और इसी के साथ रेफरेंस में हमारे पास ये वाली न्यूज़ है, वेयरिंग हिजाब नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। मुझे कहीं कमेंट में भी आया था कि हिजाब के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, तो हिजाब कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई, तो उसको देख लेंगे। और ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट है, इसको छोटा सा एक ओवरव्यू सा ले लेंगे। ये वाली जो न्यूज़ है आपकी, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बैकईयर बर्ड काउंट, ठीक है, एक शायद टाइपो तो नहीं हुआ, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ग्रेट बैकईयर बर्ड काउंट। तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और बर्ड्स एक वैसे ही एक टॉपिक ऐसा है कि प्रीलिम्स के रेफरेंस में आ सकता है कि कौन सी बर्ड है, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। फिर उसके एसोसिएटेड जो इंस्टीट्यूशंस है वो आ सकता है। ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ मैंने एक मेंस का क्वेश्चन छोड़ दिया है, ये ओपिनियन सेक्शन में से था। इंडिया नीड्स अ रेफ्यूजी एंड असाइलम लॉ। जो शशि थरूर जो है हमारे, ठीक है, बड़े बड़े शब्द लिखते हैं, थैंकफुली न्यूज़ में आज नहीं लिखे उन्होंने, तो इसको हम लोग देखेंगे रेफ्यूजी एंड असाइलम लॉ को। अब क्योंकि ओपिनियन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कन्वर्ट करना, मैं पता है कांग्रेस पार्टी से है वो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है कि हम न्यूट्रलाइज कर सके अगर ऑब्जेक्टिविटी का कोई इशू आता है। न्यू गेको फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट गेट्स आर्मी टैग, ठीक है। तो स्पीशीज के बारे में है, प्रीलिम्स बायोडाइवर्सिटी। चलिए, तो इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले आता है 38 अवॉर्डेड डेथ पेनल्टी इन अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट, ठीक है। तो अहमदाबाद में ये ब्लास्ट हुआ था आपका 2008 के अंदर, इन विच 56 पीपल सैडली डाइड एंड ओवर 200 वर इंजर्ड। तो ये दिस हैज़ बीन हर्ड बाय द स्पेशल कोर्ट। सीरियस सेक्शंस के अगेंस्ट इनको चार्ज किया था IPC के मर्डर के रेफरेंस में। देन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इस पे इनको लगाया गया था। बाय द वे UAPA भी आया था GS3 के मेंस में आया था अभी रिसेंटली। चलो, तो ये स्पेशल कोर्ट ने डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करी है टू द पीपल। 38 पीपल को डेथ पेनल्टी इन्होंने अवॉर्ड करी है एंड सर्टेन अदर पीपल हैव बीन गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। यहाँ तक हमारा बात हो जाती है। और स्पेशल कोर्ट ने बोला कि देखो, ये जो पनिशमेंट हम दे रहे हैं, आजकल नहीं देते कैपिटल पनिशमेंट इतनी आराम से, जैसे निर्भया का भी केस था तो इतनी आराम से नहीं दी थी। तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत गंभीर क्राइम है
और इसमें बनता है कैपिटल पनिशमेंट देना। सो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रीन, ठीक है, एक नियम बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जिसके तहत कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। अब मेरे लिए यहाँ पे चीज़ आ जाती है, ये बहुत बड़ा नंबर है 38 अवॉर्डेड, और इससे पहले था हमारे पास 26 कॉन्विक्ट्स वर अवॉर्डेड डेथ पेनल्टी, और ये था राजीव गांधी असैसिनेशन केस में। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है। पहली बात, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, 2016 में क्वेश्चन आया था, व्हाट वाज हेल्ड इन द कोयलो केस। ठीक है, हम तो सोच रहे थे कोयलो एक ऑथर भी है बुक का, तो मतलब कोयलो केस के बारे में आया था, और विद रेफरेंस टू द कोर्ट्स पावर विद रेफरेंस टू डिक्लेयरिंग अ लॉ अल्ट्रा वायर्स, तो उसके बारे में आया था। तो ऐसे ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के बारे में आ सकता है, ये डॉक्ट्रिन कहाँ से आई, कैसे आई, इसके बारे में सवाल आ सकता है। दूसरी चीज़, हमारे पास एक डिबेट है ही है, बहुत पुराना, बचपन से सुनते आ रही है कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका क्राइम पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्राइम से कम होता है नहीं होता है, ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक चीज़ आ जाती है। तो एक बार इसको छोटा सा देख लेते हैं कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। आप सब समझते हैं डेथ पेनल्टी, ठीक है, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट अब खत्म हो गई है। इंडिया में है अभी भी, पर इसको थोड़ा सा काफ़ी कम कर दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम। मतलब मर्डर भी किया है तो उसके लिए नहीं है, पर अगर बहुत गंभीर जैसे कि निर्भया केस हो गया या ये वाला केस हो गया, उस टाइम पे ये दिया जाता है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स ब्रीफली। तो पहली बात तो इसका ये है कि आप ये दिस गोज विद द प्रिंसिपल ऑफ रेट्रीब्यूशन, राइट। रेट्रीब्यूशन मतलब किसी ने पनिशमेंट किया, जैसे उसने पनिश किया उसको, जैसे उसने क्राइम किया उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो एक रेट्रीब्यूशन कहा जाता है। दूसरी बात, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट देके आप एक डेटरेंट इफेक्ट लेके आ रहे हैं। आप बता रहे हैं कि देखो अगर आपने ऐसा कुछ किया तो बहुत कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। सबसे प्यारी किसी आदमी को, व्यक्ति को जिंदगी होती है उसकी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डेटरेंट इफेक्ट होता है, रिकॉल वैल्यू भी अच्छा होता है इसमें। पर इसमें दिक्कत ये आती है, और हाँ एक चीज़ और लगा सकते हैं, जैसे टेररिस्ट वगैरह हो गए, जैसे कि वो कांधार हाईजैक, अजहर मसूद वाला जो केस था, ठीक है, उन्होंने प्लेन हाईजैक किया था, फिर वही जो मिलिटेंट है, प्लेन हाईजैक हो गया तो उनको छोड़ना पड़ा। फिर छोड़ने के बाद उन्होंने अभी ये पठानकोट अटैक किया था, ठीक है, 14 फरवरी वाला जो था, तो दैट कैन ऑल्सो बी देयर, दैट मिलिटेंट्स कैन एस्केप और हॉस्टेज सिचुएशन हो सकती है, वो सब। लेकिन इसमें जो चीज़ है, अगर हम यहाँ पे देखें तो आप एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है। एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डियोंटोलॉजिस्ट भी है वो कहेंगे कि भाई आप जो मीन्स है वो गलत यूज़ कर रहे हो। एंड्स शायद जस्टिफाइड हो, पर आपकी जो मीन्स है कि आप पनिशमेंट ही दे रहे हो, आप अनएथिकल काम ही कर रहे हो किसी की जान लेके, तो उस हिसाब से ये है। आप किसी को रिफॉर्म होने का चांस नहीं दे रहे। किसी ने, अगर आपने किसी को मार ही दिया तो रिफॉर्म होने का चांस ही नहीं दे रहे उस व्यक्ति को, ठीक है। अब क्या ये डेटरेंट इफेक्ट होता है? टेररिस्ट अटैक तो फिर भी हो रहे हैं, जाने जा रही है, फिर भी वो अभी चाइल्ड सेक्स रेप के रेफरेंस में दिया था क्राइम अगेंस्ट सिस्टिंग, तो उसमें भी वहाँ पे क्या डेटरेंट इफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो वो एक इश्यूज यहाँ पे आ जाते हैं। कभी कभी कंप्लेन ही नहीं होती क्योंकि इतना सीरियस क्राइम हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अब आते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के बारे में। सो दिस इज बेसिकली अ टेस्ट, एक डॉक्ट्रिन है या फिर एक सिस्टम बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि किन केसेस में कोर्ट किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट दे सके, ठीक है। हर केस में नहीं दे सकती, तो एक तरह से एक बेंचमार्क बना दिया उन्होंने। मैं दिखा दूंगा आपको, तो मैंने थोड़ा सा डाला है यहाँ पे। तो ये अब मेरे पहली चीज यहाँ पे आती है कि कौन सी जजमेंट के आधार पर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस आया था, ठीक है। कब आया था ये, कौन सी जजमेंट के आधार पे आया था, एंड हाउ टू डिसाइड विच केस इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। कौन सा केस बहुत गंभीर है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में क्वालिफाई करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो थोड़ी सी आर्बिट्रेरीनेस हम देखते हैं कि भाई जुडिशरी डिसाइड करेगी। कुछ केस में आपको लगता है होना चाहिए था पर नहीं होता है, तो कैसे डिसाइड होता है। सो दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट। ये मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, शायद अगर मेंस में आ जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले
इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, और 4 ऑप्शंस आपको दे दे। तो इट वाज इन बच्चन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1980 के केस में। तो वहां पे उन्होंने बात करी थी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही कोर्ट डेथ पेनल्टी दे सकता है, पर उन्होंने डिफाइन नहीं किया था यहां पे। ठीक है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस कहां से आते हैं? बच्चन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब। और डिफाइन आगे किया था इन द मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इसको और एलैबोरेट किया था कि कौन से केसेस आएंगे, कौन से केसेस नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये है बेसिकली मैनर ऑफ कमीशन ऑफ मर्डर। ठीक है, कैसे उन्होंने किया वहां पे। तो अभी जैसे निर्भया केस है, तो मैनर ऑफ कमीशन ऑफ मर्डर। मोटिवेशन फॉर द कमीशन ऑफ मर्डर, मोटिवेशन क्या है उसका, कितना सोशली अबोरेंट है कि यार क्या किया है इन्होंने, कैसे किया है। ठीक है, ये टेरर अटैक हो गया जिसमें इतने सारी कैजुअलिटीज हो गई, या निर्भया तो है ही है, मतलब वो रिसेंट है यहाँ पे। मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम एंड पर्सनैलिटी ऑफ विक्टिम ऑफ मर्डर। ठीक है, तो उन सब के बारे में यहाँ पे आ जाता है। स्कोर्स ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इन सिटी शट एज प्रोटेस्ट कंटिन्यूस। ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, पर ये ना रीजनल न्यूज में ही आता है, लोकल न्यूज में। और मेरे को पता है अब जो भी एडिशन होगा कभी ना कभी फ्रीक्वेंटली होगा, ये चीजें न्यूज में आती होंगी। तो वन इज दिस आंगनवाड़ी हो जाता है, दूसरी चीज जो आती रहती है आशा वर्कर्स, और ये दोनों चीजें अलग है वैसे। ठीक है, आंगनवाड़ी और आशा में कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, तो क्या बोल रही है आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या बोल रही है? आंगनवाड़ी वर्कर्स बेसिकली वो वर्कर्स है, मैं थोड़ा सा ना आपको एक बार आंगनवाड़ी समझा देता हूँ, फिर वापस इस पे आ जाएंगे हम लोग। तो एक बार ये फोटो देखिए आप। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली आंगनवाड़ी का ऑब्जेक्टिव ये है, पहले नाम देखिए आप, आंगनवाड़ी। आंगन मतलब घर के बाहर का जो कोर्टयार्ड है, और वाड़ी मतलब शेल्टर। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि रूरल घर है, यहाँ पे बहुत सारे घर है, अर्बन एरियाज में भी है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका कॉन्वेंट आंगनवाड़ी जो बंद हो रखा है उसका फोटो है। तो ये एक आंगनवाड़ी सेंटर है। ठीक है, आसपास के जो घर है वहां से जो बच्चे हैं 0 to 6 ईयर्स की एज ग्रुप के, वो यहाँ पे आ सकते हैं। और उनकी जो बेसिक नीड्स है, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। कॉग्निटिव मतलब जब हम दिमाग लगा के सोचते हैं, अभी जब हम ये क्लास चल रही है और आप आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, वो कॉग्निटिव एक्सरसाइज है। और जो अपने आप होती है सबकॉन्शियस, उसमें वो नॉन कॉग्निटिव हो जाती है। ठीक है, तो उनको खाना देना, तो बेसिक चीजें यहाँ पे कराई जाती है। यहाँ पे खाना देना, न्यूट्रिशन के रेफरेंस में कुछ भी है, उनको पढ़ाना, तो वो सब यहाँ पे होता है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स। इनफैक्ट वो आपके आर्टिकल जो पीछे था उसमें भी बताया गया है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है उसी को इंप्लीमेंट करते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट कहाँ समझ आएगा, नहीं। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जिसमें आपका हेल्थ केयर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, स्कूलिंग हो गया, हेल्थ चेकअप्स, रेफरल्स, ये सारे इसके अंदर सुविधाएं प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आंगनवाड़ी मतलब नियर बाय घरों में एक बॉन्ड भी बना रहता है बच्चों के साथ, पेरेंट्स भी आते हैं वहां पे। तो ये चीजें तो होती है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल, नॉन फॉर्म न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। पर बाकी जो सर्विसेज है जो शायद आशा वर्कर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि जो हेल्थ केयर के अंदर आती है या फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर आती है, वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, तो पहली 3 आपकी एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर में आ जाती है। तो आपको वही मैं बोल रहा था, प्री और मेंस के हिसाब से हो जाता है यहाँ पे आपका तैयारी। तो एंड दिस कवर्स द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स एंड 158 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन। ये आप इसको ले सकते हैं, आपको वो नोट्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आप। तो इट विल लीड इन साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। खाना दे रहे हो तो होगा साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन मिलेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, वो सब चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हेल्प करता है कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम करने में मदद करता है। जो बच्चे होते हैं जब वो स्कूलिंग में जाते हैं, अगर उनका एक मानसिक डेवलपमेंट उतना नहीं होता तो वो फॉलो नहीं कर पाते, ट्रैक नहीं कर पाते क्या पढ़ाया जा रहा है, तो इवेंचुअली ड्रॉप आउट हो जाता है। तो अगर एक अर्ली एज में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, जो नॉर्मली एक मिडिल क्लास फैमिली में होता होगा
बट इन अ पुअरर फैमिली जो आंगनवाड़ी में अपने बच्चों को भेज रहे हैं उनको दिक्कत आती है, तो उनमें ये इसको हेल्प करते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है आंगनवाड़ी वर्कर्स की, और आई वुड से सब लोगों की प्रॉब्लम है, इवन टीचर्स की भी यही प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट में होते हैं। दे हैव बीन डिमांडिंग कि भाई हमको पैसे दो और थोड़े ज़्यादा ठीक पैसे दो, आजकल इन्फ्लेशन भी कितनी हो रही है, हमको रेगुलराइजेशन दो, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम इतना फ़ायदा हो रहा है, हम हमको रेगुलराइज दो, हमको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दो, सब गवर्नमेंट कर्मचारियों को मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता। अब यहाँ लिखा है वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स people receive from an आंगनवाड़ी सेंटर is ड्राई राशन फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। ठीक है, तो उनको राशन की सुविधाएं भी यहीं से प्रोवाइड कर दी जाती है आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, और वो वैक्सीनेशन में भी हेल्प कराते हैं। तो वैक्सीनेशन वगैरह में अभी क्योंकि ये बंद हो रखे हैं तो वैक्सीनेशन की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रही है, देयर बाय इट इज अफेक्टिंग पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो रेगुलराइज करना चाहिए। आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, पर क्योंकि मे बी स्टेट के पास इतनी फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं जैसे भी। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ब्राज़ील एम्बेसी सेलिब्रेट्स 200 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिया में ब्राज़ील की एम्बेसी है, हमारी एम्बेसी वहाँ पे है, जगह जगह पे होती है। तो ऑब्वियसली जब उनका इंडिपेंडेंस होगा वो सेलिब्रेट करेंगे, पर बात यह है कि इसको 200 साल हो गए हैं, 200 साल। ठीक है, बहुत हम लोग कहीं पे आसपास नहीं है इसके। तो 200 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो ऐसे लैंडमार्क्स जो होते हैं, लैंडमार्क इवेंट, प्लस ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लैटिन अमेरिका, उनमें फ्रीडम स्ट्रगल, साइमन बॉलिवर, तो इन चीज़ों पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आज मेरे पास इस पर पूरा एनालिसिस नहीं है, इसमें तो बस ये फोटोज़ के बारे में बात कर रखी है, बट मेरे को ये मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है, यहाँ पे आपको बता रखा हूँ। तो कि क्वेश्चन आया था वेस्ट अफ्रीका के ऊपर कि जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, जैसे इंडिया में थे मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी भी मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया थे, राइट, दादा भाई नौरोजी, तो ये सब लोगों ने एजुकेशन अवेयरनेस जनरेट करी थी और इंडिपेंडेंस हासिल करी थी। पर हमें पता होना चाहिए, हमें उनके नाम पता होने चाहिए। वेस्ट अफ्रीका के लोगों का हमें नाम कहाँ पता है? ऐसी जनरल सी बात लिख दो कि तो मार्क्स थोड़ी मिलेंगे आपको। तो ये एक आया था, एक बाउंसर क्वेश्चन आया था, जिसको भी आज भी पूछता हूं मैं, वो इसके बारे में ड्रेड करते हैं मैं क्या आ गया था ये। पर ये आता है, मतलब हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको आपको प्रॉमिस करता हूं, कहीं ना कहीं कभी ना आपको मैं इसको करवा दूंगा कैसे भी करके। ओके, तो ये है वेस्ट अफ्रीका। तो इसी रेफरेंस में मेरे को लगता है ब्राज़ील के बारे में, और अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को देखते हैं थोड़ा निगलेक्ट होता है ये वाला एस्पेक्ट, पर लैटिन अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस या जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। साइमन बोलिवर जो वेनेजुएला से थे, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन लिबरेटिंग द साउथ अमेरिकन कॉलोनीज। ये पोर्चुगीज और स्पेनिश लोग इसको ऑक्यूपाई कर रखे थे, तो उनको भगाने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल किया था। उनको एल लिबरेटर के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा नेट से पढ़ लीजिएगा इसको, थोड़ा क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए। प्रीलिम्स को तो क्लियर करने का सीधा साधा तरीका है, क्यूरियोसिटी डेवलप करो। अच्छा, दूसरी चीज़, अब प्रीलिम्स में मेरे को जो बिल्कुल लगता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, पहली बात तो ब्राज़ील बहुत न्यूज़ में था। ठीक है, कोवैक्सीन के रेफरेंस में भी न्यूज़ में था, कोवैक्सीन वाली कंट्रोवर्सी। ऊपर से ब्राज़ील ब्रिक्स में आ जाता है हमारे साथ। ठीक है, तो हमारा एक अच्छा रिलेशन रहता है इनके साथ, तालमेल। अमेज़न बेसिन में फॉरेस्ट फायर होती रहती है, तो ये भी न्यूज़ में रहता है। अब आपको क्या पता होना चाहिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली ये वाला जो आ रहा है प्री, ब्राज़ील के बारे में आसपास की ज्योग्राफी का पता होना चाहिए एटलस के थ्रू। जो चीज़ें न्यूज़ में आती है वो चीज़ें प्री में मैप के थ्रू पूछ लेते हैं। अब देखिए, पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई इनके आसपास का फीचर्स क्या है, अमेज़न रिवर क्या है, ये कॉम्पोस्ट काटिन का कहाँ पे है। ठीक है, तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, तो बेसिक इनके जो फिजिकल मैप से जो आपको चीज़ें मिलती है वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक ट्रेंड देख रहा हूँ, यूपीएससी के जो प्रीलिम्स हो रहा है उसमें मैप नहीं दिखाते, पर वो बोल देते हैं कि कंट्रीज दे देते हैं एंड अरेंज देम इन क्लॉकवाइज ऑर्डर। ठीक है, हाँ, क्लॉकवाइज ऑर्डर या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, कैसे भी। इससे क्या होता है कि आपको बिना पूछे मैप दिखाए, वो उन्होंने आपकी अवेयरनेस चेक कर ली कि भाई कौन सी कंट्री किस सीक्वेंस में पड़ी हुई है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन या कैसे भी आपको पूछ लेता है यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस चाहिए। फिर कौन सी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। हाँ जी,
स्टेट्स डिस्कसिंग इंटरलिंकिंग ऑफ गोदावरी एंड कावेरी रिवर। ठीक है, तो गोदावरी एंड कावेरी रिवर के बारे में यहाँ पे है। और दूसरी चीज हमारे पास है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मेडिएशन अमंग स्टेट्स टू सेटल कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, कलेक्टिवली कर लेते हैं इसको। हाँ जी, तो पहली बात तो इंटरलिंकिंग के ऊपर आते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ गोदावरी एंड कावेरी रिवर। तो यहाँ पे मेरे पास जो अब आइडियाज आ रहे थे, यहाँ पे पॉइंट्स टू पॉन्डर। तो पहली बात है कि रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है हमारा, एक केन बेटवा रिवर भी हुआ था अभी, आप बताइए कहाँ पे है केन बेटवा रिवर का, कमेंट सेक्शन में। तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, फायदे और नुकसान क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत सारा फोकस है इसके ऊपर। अच्छा, एक चीज तो मैं बता दूं, एक एक्स्ट्रा चीज कि भाई रिवर लिंकिंग से एक तो ये होता है कि मैप के थ्रू बताऊंगा जब मैप कराऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैप है आपका। दूसरी चीज है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। सब स्टेट्स, हमारी जो रिवर्स है वो स्टेट्स को एक दूसरे से पार करती है, तो हर एक स्टेट कहता है कि भाई मेरे को ज़्यादा पानी चाहिए, मेरे को ज़्यादा पानी चाहिए। तो ये चीज़, अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट खत्म भी नहीं होते, चलते ही रहते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं 14 साल से चल रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कब से चलता आ रहा है ये, ठीक है, जब से स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए तब से चल रहा है। और ये क्यों नहीं खत्म हो पा रहे, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या सोल्यूशन बनाई गई है। अब एक चीज है पानी के रेफरेंस में कि जो रिवर वाटर है वो कैसे यूज होगा, यूटिलाइज होगा, वो स्टेट की डोमेन है। लोकल चीजें तो लोकली इसको सॉल्व होनी चाहिए। तो हमारा 7 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डिफाइन करता है कि ये सब्जेक्ट यूनियन के हैं, ये सब्जेक्ट स्टेट के हैं, ये कॉन्करेंट है, दोनों करेंगे। तो यहाँ पे पानी स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब कोई रिकमेंडेशन आ रही थी कि भाई पानी को ना आप सेंटर के सब्जेक्ट में डाल दो या कॉन्करेंट में डाल दो आप, क्योंकि स्टेट्स तो ये लड़ते रहेंगे, हम कुछ कर नहीं पा रहे इस चक्कर में, विच आई डोंट फील इट इज वैलिड। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा कैसे, पर ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इस न्यूज से। अच्छा, जल्दी से बताता हूं यहां पे पहले क्या हुआ। तो एक इंटरलिंकिंग की बात कर रहे हैं गोदावरी एंड कावेरी रिवर की। तो ये आपको गोदावरी रिवर दिख रही है, ठीक है, एसोसिएटेड स्टेट्स दिख रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, आई मीन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गंगा बेसिन के एसोसिएटेड कौन से स्टेट्स है, वो भी आपको ऐसे, सॉरी गोदावरी के रेफरेंस में, वैसे कृष्णा के। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी, राइट साइड ट्रिब्यूटरी, नॉर्थ साउथ, ये भी पता करना है। अच्छा, अब ये गोदावरी की रिवर आ रही है, ठीक है, और कह रहे हैं कि गोदावरी रिवर जो है सरप्लस है, बहुत पानी है। और जो कृष्णा है, कृष्णा की वो पिछले न्यूज़, अगले न्यूज़ में एक्चुअली, तो यहाँ नहीं बोला, तो कृष्णा वाटर डेफिशिएंट है। और जैसे जैसे हम साउथ जा रहे हैं, कावेरी भी जा रहे हैं, पानी की कमी है। कर्नाटक और तमिलनाडु में कितना प्रॉब्लम होता है विद रेफरेंस टू कावेरी वाटर का शेयरिंग के लिए, ठीक है। तो पानी की कमी है नेचुरली। तो क्या कह रहे हैं कि हम इसको ना कनेक्ट कर देते हैं, दिख रहा है आपको, एक तो ये तो है ही है गोदावरी कृष्णा, पर यहां से इसको कनेक्ट कर देते हैं टिल कावेरी रिवर, ठीक है। तो और आगे तक जा रहा है, मैं तो देख रहा हूं, पर कावेरी तो यहीं पे है। तो कावेरी से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, क्लियर। अब इसका फायदा क्या है, एक रिवर लिंकिंग। आप एक चीज ये नोटिस कीजिए कि भाई एडजेसेंट रिवर से कनेक्ट हो रही है यहाँ पे, एडजेसेंट रिवर, ये इसके बगल वाली रिवर, ये इसकी बगल वाली, उसको सबको इंटीग्रेट कर दो तो आपकी पूरी लाइन बन रही है। इसका फायदा क्या है, वाटर डेफिसिट से जहां पे पानी कम है वहां पे पानी सप्लाई किया जा रहा है, तो इक्विटी होगी, फार्म्स जो वहाँ पे सूखा होता है, ड्रॉट होता है, उसको हम ठीक कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि भाई नेविगेशन भी हो सकती है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है काफ़ी फोकस कर रहे हैं और दे रहे हैं ऑन इनलैंड वाटरवेज। एक सागरमाला स्कीम भी है, ठीक है। सागरमाला स्कीम जो है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के बारे में, तो उसमें पानी का भी बहुत रोल होगा, रिवर वाटर का। तो ये इसी के बारे में है यहाँ पे। तो नेविगेशन एंड रिवर लिंकिंग कैन बी मर्ज टुगेदर। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टेट्स बोल रहा है, जैसे कि तेलंगाना यहाँ पे बोल रहे हैं इस न्यूज़ के हिसाब से, तेलंगाना कुछ ऐसा आ जाता है आपका, ठीक है, ये आपका आंध्रा हो गया, कुछ नया जो न्यू आंध्र प्रदेश है, बाकी आपका तेलंगाना हो गया। तो तेलंगाना बोल रहा है कि भाई हमें तो ऑलरेडी पानी अलॉट किया गया था बिटवीन गोदावरी से जो पानी आता है हमें ऑलरेडी अलॉट किया गया है अंडर अ जजमेंट नोन एज, एक ट्राइब्यूनल ने जजमेंट दी थी, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल ने तो डिसाइड कर रखा है, पर अब जब पानी कावेरी तक जाएगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी मिलेगा, हमको जाएगा ना पानी इसके थ्रू, तो उस पानी का क्या होगा हमें आप जल्दी जल्दी बताइए, प्लीज प्लीज, हमें जानना है ये,
ठीक है, तो ये तेलंगाना के रेफरेंस में यहाँ पे न्यूज़ है। बाकी भी स्टेट्स थे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, पर हमें तेलंगाना का पता है। कहते हैं कि एक्सेस पानी का हम कुछ कर सकते हैं क्या, कैसे यूज होगा, क्या होगा, हमें जल्दी बताइए, हमें तो पानी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिक बात है। तो मीटिंग हो रही थी एट नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्रीलिम्स के लिए यहाँ मैंने प्लीज लिख दिए आपके लिए ये चीजें, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड दिस मीटिंग वाज बीइंग अटेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब मतलब रिवर लिंकिंग वगैरह भी जल शक्ति के अंदर आ रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, एसोसिएटेड स्टेट्स यहाँ पे सारे थे, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड बिसाइड्स तेलंगाना। तो ये बात कर रहे थे कि भाई एक्सेस वाटर है जो हमें अवेलेबिलिटी होगी बियॉन्ड जो ट्राइब्यूनल ने ऑलरेडी दे रखा है। ट्राइब्यूनल्स बेसिकली कोर्ट्स है जो जब इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो एक ट्राइब्यूनल के पास जाता है। एक लॉ है अंडर फ्रॉम आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 262 एक जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था कि भाई नए नए स्टेट्स बनाए जाएंगे, तो पता था उनको कि भाई रिवर वाटर के रेफरेंस में प्रॉब्लम होगी, रिवर वाटर के रेफरेंस में प्रॉब्लम होंगी स्टेट्स के बीच में। तो उन्होंने पार्लियामेंट को ऑथराइज किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करती है कि पानी के रेफरेंस में जो प्रॉब्लम होगा, स्पेशली इंटर स्टेट रिवर वाटर की किसको कितना पानी मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो पार्लियामेंट एक लॉ बना सकता है जिसके तहत वो एक ट्राइब्यूनल बना सकता है। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट तो उन्होंने बना दिया। अब पार्लियामेंट लॉ से ये दो स्टेट्स के बीच में है तो सेंटर एक लॉ बनाता है, एंड इंटर स्टेट रिवर वाटर इज अ यूनियन सब्जेक्ट, और ये वाला जो है आपका यूजेज ऑफ रिवर वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो इंटर स्टेट के सब्जेक्ट में पार्लियामेंट की प्राइमेसी है। तो उन्होंने गोदावरी के लिए बना दिया, भाई गोदावरी के जो रिवर्स है और उसके एसोसिएटेड स्टेट्स के लिए गोदावरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल। ये समझ आया तो प्लीज एक बार बता दीजिएगा, उसमें थम्स अप टाइप का कुछ दे दीजिएगा, लाइव चैट में समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पे बनाया था। अब ये स्टैट्यूटरी है, ठीक है, ऑल्दो पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, पर बनाया तो ये स्टैट्यूट के थ्रू ही है। ठीक है, तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट, जिसके तहत अलग अलग पार्लियामेंट के थ्रू अलग अलग जगह पे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे गोदावरी का बता रखा है। ठीक है, आई थिंक ये न्यूज हो गया हमारा ये वाली चीज। तो अब मैंने बोला था ना कि पानी का जो यूज होता है, पानी का सब्जेक्ट है, उसको कॉन्करेंट में डाल देना चाहिए, जो बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्करेंट में डाल देना चाहिए, पर क्यों? इंटरस्टेट रिवर वाटर है ना सेंटर के, उसमें सेंटर की डोमेन है, वहां पे पार्लियामेंट की डोमेन है, तो व्हाई शुड इट बी? स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी लेट इट बी, राइट? सो दिस इज नॉट जस्टिफाइड इन दैट सेंस। अब यहाँ पे वही चीज है कृष्णा रिवर के रेफरेंस में, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एसोसिएटेड स्टेट्स तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल। तो बात यह है कि इन्होंने ऑर्डर देना था। ये जो ऑर्डर देते हैं ना ये ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, पार्लियामेंट के जो लॉ है वो कहता है कि जो ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा वो फाइनल है एंड इट कैन नॉट बी अपील्ड एनीवेयर। कहीं भी आप इसको अपील नहीं करते, पर सुप्रीम कोर्ट इसको सुन लेता है, जो एक्चुअली लॉ के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि भाई ये जो चीज है ना, ये पानी का जो इश्यू है, ये लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। आई मीन केवल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, बिकॉज इसमें एक सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू भी है कि फार्मर्स को कितना पानी मिलेगा, सूखा है नहीं है। ठीक है, तो पॉलिसी इशू है, तो लॉ सिर्फ लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। ये बेसिक एक रीजन था यहाँ पे। तो ये है, इसको सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है। अभी इस केस में क्या हुआ है कि इन्होंने ऑलरेडी एक ऑर्डर देने वाले थे, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल, विद रेफरेंस टू पानी कैसे कहाँ यूज किया जाएगा, किस स्टेट को अलॉट किया जाएगा बेसिकली। तो बिफोर द ऑर्डर कुड कम, कर्नाटका चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि इनको ऑर्डर देने से आप मना कीजिए। उनको लगा होगा कि इनको फेवर में नहीं देंगे, तो ये बेसिक यहाँ पे बात है। बट आई होप द कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड हियर आर, आपको जो पर्सपेक्टिव चाहिए वो आपको, आई होप दिस इज डन। वेयरिंग हिजाब नॉट पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ये है GS2 कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो यहां पे एडवोकेट जनरल है, ठीक है, नॉट अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। जैसे अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर के लेवल पे, आई थिंक आर्टिकल 76 और इसका है वो अटॉर्नी जनरल का, और एडवोकेट जनरल का है
जी 165, आई एम नॉट वेरी श्योर, इसको आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कौन सा आर्टिकल है, बार बार इसको यूज़ कीजिए ताकि आप ये भूलिए ना मेरे जैसे। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ है, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एसेंशियल रिलीजियस और हिजाब। अब हिजाब की प्रॉब्लम कैसी है मुझे पूछ रहे थे, तो बेसिक चीज़ ये है कि भाई मिड दिसंबर के आसपास कुछ बच्चे थे, अब पहनते हैं हिजाब, कंजर्वेटिव फैमिली स्पेशली, तो हिजाब पहन के स्कूल में यूनिवर्सिटी उसमें थे, कॉलेज में थे, अपना पढ़ाई कर रहे थे, तो उनको बोला कि आप हमारे हिजाब नहीं पहन सकते, आप जाइए। तो किसी यूनिवर्सिटी में ये केस हुआ था। ठीक है, तो दिस वाज सम टाइम इन दिसंबर। तो ऐसे किया यहाँ पे कि भाई हमारा ये प्रोटोकॉल है, ये हमारा ड्रेस कोड है, आप ऐसे नहीं आ सकते। तो बाद में चलते चलते फरवरी तक बहुत बड़ा इशू बन गया यहाँ पे। ठीक है, आपने कुछ वो या आपने सोशल मीडिया वगैरह में देखा भी होगा, काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, बोले कि या नहीं हमें कुछ पहले लड़के शुरू हो गए कि हिजाब नहीं पहनेंगे, फिर बोले कि हम अपने रिलीजन के सिंबल्स भी पहनेंगे, जैसे कि वो येलो सैफरन कलर का पहन के आ गए थे। ठीक है, तो बहुत बड़ा इशू हो गया यहाँ पे। इसी रेफरेंस में जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत क्लियर स्टैंड दे दिया। कर्नाटका में वी हैव द बीजेपी गवर्नमेंट, तो दे गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर दे दिया, रिलीज कर दिया उन्होंने कि जो स्कूल में है वो यूनिफॉर्म्स को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए, स्ट्रिक्टली नहीं इम्प्लीमेंट किया जाए। तो एक गाइडलाइंस दी गई थी यहाँ पे फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड दैट इज हाउ द हिजाब थिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज है। अब बात यहाँ पे आती है कि इस वेयरिंग ऑफ हिजाब, सुप्रीम कोर्ट ने ना पहले एक जजमेंट पास करी थी, जैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था वैसे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। तो इस वेयरिंग ऑफ हिजाब एसेंशियल पार्ट और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, तो ये यहाँ पे बात आ जाती है। ठीक है, तो इसी को कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे देखना है। हाँ जी, तो एक बार ये एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो बात आती यहाँ से है कि कभी कभी हम लोग देख रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म्स वर्सेस हिजाब के बारे में बात हो रही है कि स्कूल ने बोला है कि हमें इंस्टीट्यूशन रन करना है, उसमें आपको यूनिफॉर्म्स में पहन के आना है, तो आप अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। पर अभी यहाँ पे जो वुमेन है फ्रॉम इस्लाम, वो कह रहे हैं कि कि हमें हिजाब पहन के आना है, ये हमारा अधिकार है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, हम पहन के आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है आर्टिकल 25, वंस राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, प्रोफेस रिलीजन एंड प्रोपोगेट। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का राइट कि वो अपने आप को कैसे गवर्न करना चाहते हैं। साबरीमाला टेम्पल में एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी ऑन मेंस्ट्रुएटिंग एज वाले जो वुमेन है बिटवीन 15 ईयर्स टू 50 ईयर्स कि वो टेम्पल में नहीं जा सकते। तो लॉर्ड अयप्पा इज अ ब्रह्मचारी, सो ही शुड नॉट कम अंडर द इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो वहां पे अगेन बात हो गई थी आर्टिकल 25 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 इंस्टीट्यूशन का राइट, इंस्टीट्यूशन या टेम्पल का अधिकार कि वो उसको रिलीजियस फ्रीडम कि वो कैसे अपने अफेयर्स को कंडक्ट करे, whereas women का right of practicing their religion and entering into the temple and equality कि आदमियों को अलाउड है, औरतों को नहीं। फिर एक वो भी बात हो गई थी कि आप एक डॉगमास, सोशल डॉगमास जो है कि मेंस्ट्रुएशन इज बैड और ये सब, तो उस पर आप इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें, बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। तो जब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है, जब यहाँ पे क्लियर कट बात नहीं है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एसेंशियल प्रैक्टिसेस टेस्ट डिफाइन किया था कि देखिए हम रिस्ट्रिक्शंस किस किस केस में लगा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि भाई आर्टिकल 25 या कोई भी फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट पे जब ये केस आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बना दिया एसेंशियल प्रैक्टिसेस टेस्ट। तो ये आपका स्टार्ट हुआ था एट शिरूर मठ केस। ठीक है, तो ये हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सेट ऑफ गाइडलाइंस बना दी कि किस पैरामीटर्स में हम डिफाइन करेंगे कि क्या कौन सी प्रैक्टिस, बहुत सारे कस्टम्स है हर रिलीजन के अंदर, कौन सी प्रैक्टिस एसेंशियल है टू दैट रिलीजन। ठीक है, तो ये यहां पे बात आ जाती है। हाँ, ठीक ठीक ही लिखा था हेडलाइंस में। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट बिगिंस इन मैसूर। मैसूर बहुत न्यूज में आ रहा है विद रेफरेंस टू बर्ड्स। अच्छा, तो इसको एक बार कवर कर लेते हैं, बाद में और चीजें बता देता हूं प्रीलिम्स में आपको क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, तो
बेसिकली यही है, मैसूर के अंदर एक लेक है, कुकराली के लेक, ठीक है। तो लेक एक वेटलैंड है एक तरह से, तो वेटलैंड में बर्ड्स आते हैं, अच्छे से आते हैं, जहाँ वेजिटेशन मिलती है आ जाते हैं। तो यहाँ पे देयर इज दिस बर्ड्स को काउंट करने का एक इवेंट है, दिस इज नोन एज ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ठीक है। तो ये आपका एक बर्ड की सेंसस है एक तरह से, बर्ड को वहाँ पे काउंट कर रहे हैं, और नॉट बहुत सारी बर्ड्स को सबको वहाँ पे काउंट करते हैं, बस ये नाम ऐसा है, बर्ड का नाम नहीं है ये, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड। ये एक बेसिकली एक एक्सरसाइज है जिसमें हम बर्ड्स को काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रॉन्ज विंग्ड जकाना है, कोई रेजिडेंट बर्ड ऑफ दिस प्लेस, देन यूरेशियन मुरिन, पेंटेड स्टॉक, पाइपर। तो ये सब बर्ड्स हैं यहाँ पे जिनके बारे में ऑब्वियसली इनका ये सर्वे कर रहे हैं यहाँ पे कितने कितने बर्ड्स है। तो आपको पता लग गया ये एक ग्लोबल इवेंट है। कुकराली लेक इज इन कर्नाटका, इट इज इन मैसूर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई ऐसी स्पीशीज मिलती है, नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू दिस न्यूज़, आपको कोई ऐसी स्पीशीज मिलती है जो बहुत यूनिक है, जो वहीं मिलती है, ठीक है, विच इज़ नेटिव और इंडिजिनस टू अ प्लेस, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, इनमें से कौन सी बर्ड्स माइग्रेटरी है? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन, बहुत टाइम हो गया पर आ चुका है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो माइग्रेटरी है, नहीं है। और जो चीज़ें कॉमन आंखों में होती है ना, वो भी आ जाती है, नज़रों में होती है, वो भी आ जाती है, जैसे कि पेंटेड स्टॉक के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, तो अब ये बर्ड काउंट के बारे में पता होना चाहिए। बर्ड काउंट कौन कंडक्ट करता है ये आपको पता होना चाहिए। आई डिडंट चेक, बट नॉर्मली ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही एक हमारे पास है इंटरनेशनल बर्ड एरिया साइट्स, इसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिए। मेरे से कभी कभी गलती हो जाए, वो आप सोचोगे सही है तो हो जाएगा, पता तो है मेरे को पर फिर भी। तो इंटरनेशनल बर्ड एरिया, फिर आपको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एमुर फैल्कन एंड कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, एमुर फैल्कन बर्ड बड़ा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। अब जब हम वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं तो रामसर साइट्स, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स, ये भी बर्ड के साथ आ जाते हैं एक तरह से। हाँ जी, ये अब आपका आता है, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत सालों से बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादा मिल नहीं रहा था, मैं खींच खींच के कैसे भी करके कर रहा था। तो आज हमारे पास है मिस्टर शशि थरूर का आर्टिकल है, ठीक है। तो उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल डाला है, मतलब जो नॉन एमपीज है वो जब अपना बिल डालते हैं तो वो, सॉरी नॉट नॉन एमपीज, बेसिकली नॉन मिनिस्टर्स, जब वो अपना बिल लेके आते हैं तो वो होता है प्राइवेट मेंबर्स बिल, और जब मिनिस्टर्स लेके आते हैं वो होता है पब्लिक बिल, ठीक है। तो वो उन्होंने ये बिल लेके आया है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे कंट्री में एक रेफ्यूजीज के लिए लॉ होना चाहिए, रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स के लिए। और मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को इसीलिए इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि सीरिया में जो प्रॉब्लम हुआ था, माइग्रेशन क्राइसिस हुआ था, तो यूरोप में बड़ी दिक्कत आई थी। तो फिर एक ओपिनियन बन गया था कि जैसे यूरोप में हो रहा है, रेफ्यूजीज के रेफरेंस में यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे। तो कहते कि क्या हमारी कंट्री जहाँ पे इतने माइग्रेंट्स आते हैं, नॉट माइग्रेंट्स, इतने रेफ्यूजीज आते हैं, माइग्रेंट्स और रेफ्यूजी अलग होता है, तो उनके लिए क्या हमें एक लॉ बनाना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। तो वो एक बात हो रही थी। फिर इंडिया ह्यूमन राइट्स की बात करता है, इंडिया बात करता है कि वो एक सॉफ्ट पावर है, उन चीज़ों के बारे में बात करता है। फिर इंडिया हैजंट साइंड दिस कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है उन्होंने वो साइन नहीं किया है। तो ये सब बात आ जाती है। फिर कैसे उसको, अगर रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाता है जैसे अभी अफगानिस्तान वाला हो गया, तो इंडिया का क्या फ्रेमवर्क रहेगा, कैसे अप्रोच करेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो इसी को देखेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है जहाँ पे एवरी एस्पेक्ट ऑफ रेफ्यूजी विल बी कवर्ड, ठीक है। 250 वर्ड्स काफ़ी है, इससे ज़्यादा कभी आपको एक्चुअली पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना आप आंसर में लिख सकते हो आपको उतना ही आना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर तो आ ही नहीं सकता। चलो, तो जल्दी से इसका देख लेते हैं। ये आपको थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, आई एम श्योर, ठीक है। तो ये मेरे नोट्स थोड़े डाल दिए थे यहाँ पे अपने छोटा करके। तो बेसिकली शशि थरूर जो है वो कह रहे हैं कि इन्होंने अपना बिल लेके आए हैं जिसमें वो रेफ्यूजीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले क्या कि भाई रेफ्यूजी जो हमारे कंट्री में आ रहे हैं, मतलब रेफ्यूजी कौन होते हैं, जैसे कि ये अफगानिस्तान वाले जो परसिक्यूशन का जिनको रिस्क है वो हमारी कंट्री में आ गए, या जो पाकिस्तान में
जो हमने वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रखा था, ठीक है, जो हमारे कंट्रीज में ऑलरेडी रह रखे हैं, जो टिबेटन पॉपुलेशन है इन दिल्ली, वो रेफ्यूजीज है सारे, माइग्रेंट्स नहीं है। माइग्रेंट्स अलग होते हैं, रेफ्यूजी अलग होते हैं। माइग्रेंट्स अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए आते हैं, ठीक है। तो रेफ्यूजी कौन है, उसका क्या क्राइटेरिया होगा कि स्टेट डिफाइन करेगा कि रेफ्यूजी कौन है। रेफ्यूजी के अधिकार क्या है, उनके ड्यूटीज क्या होंगे, अगर उनको हम शरण दे रहे हैं हमारे देश के अंदर तो उनके राइट्स क्या होंगे, उनके ड्यूटीज क्या होंगे, उनकी प्रोटेक्शंस क्या होंगी, वो सब पता होना चाहिए। और एक चीज है इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, ठीक है। तो आई थिंक ये देख लीजिए, वो बहुत कुचर मुचर सा हो रखा है। तो रेफ्यूजी पॉलिसी, और हाँ, मेरे को किसी ने पूछा था कि नोट्स के लिए कौन सी ऐप अच्छी है, तो ये वन नोट है। तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। इतने सारी चीज़ें लेंगे तो आपको भी एग्जाम से पहले रिकॉल करने में दिक्कत आएगी। इतना रख लीजिए, फिर अगर आपको नहीं समझ आता तो उसको गूगल कर लीजिएगा। अच्छा, तो रेफ्यूजीज जो हमारे कंट्री में इतने सारे हैं, ठीक है, तो उसके चलते हमें ऑब्वियसली स्टेट को पता होना चाहिए भाई किस केस में हम किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन देंगे नहीं देंगे। हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है कि रेफ्यूजी कौन है, हमें क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए उसको। आज की डेट में हम जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं हमारे देश में, वो एडहॉक बेसिस पे है। हम उनको असाइलम देते हैं एडहॉक बेसिस पे, मन किया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं है हमारे देश में, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। हमें इसी चलते हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए कि उन जो व्यक्ति आते हैं उनके राइट्स क्या है, उनके ड्यूटीज़ क्या है, हमें कितनी रिसोर्सेज अलॉट करनी है। कोई आपकी कंट्री में आ रहा है और बल्क में लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे रिसोर्सेज वगैरह लगेंगे उसमें। तो उसके लिए क्या फ्रेमवर्क होगा, उसके लिए ज़मीन कहाँ से आएगी, उसके लिए जो प्रोविजंस है, हेल्थ केयर या कुछ आप प्रोवाइड करोगे ना जो आपके आ रहे हैं, तो वो क्या सिस्टम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। नॉन रिफॉल्वमेंट एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है जो बेसिकली ये कहता है, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि जो व्यक्ति परसिक्यूशन के चलते आपके देश में आए हैं, ठीक है, आपके देश में कैसे भी भाग फिर के कैसे भी आए, इलीगली क्यों ना आए हो, तो आप उनको वापस नहीं भेज सकते, और वो भी वो जगह में जहाँ से वो बच के आए हैं, ठीक है। तो वो आप उसको वापस वहां पे नहीं भेज सकते। रोहिंग्या का माइग्रेशन यहाँ पे जो हो रखा है, रेफ्यूजीज हो रखे हैं, तो आप उनको वापस म्यांमार नहीं भेज सकते जहां से वो भाग के आए हैं। So this is known as the international legal principle of non-refoulement. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बात कर रखी है ऑफ दी चकमास, हमारे पास यहाँ पे बात कर रखी है जो चकमा हेजोंग जो पॉपुलेशन है, फिर इसके बारे में बात कर रखी है। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारा बिल है, इतनी सारी कम्युनिटीज उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और एक नेशनल कमीशन फॉर असाइलम भी बनाएगा यहाँ पे, जो डिसाइड करेगा कि रेफ्यूजीज का स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, वो सब यहाँ पे बताएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रखा है। अब यहाँ पे क्यों होना चाहिए, कंसर्न्स ऑफ रेफ्यूजीज है, सिक्योरिटी है, देन देर आर एसोसिएटेड कि जो रेफ्यूजीज हमारे कंट्री में आ रहे हैं उनके चलते देर इज अ कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी। रोहिंग्यास के केसेस में कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि कुछ जो इंडिजिनस पॉपुलेशन, जैसे कि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के रेफरेंस में, कि जो हमारा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डेमोग्राफी के चेंज होते कम्युनल टेंशन का खतरा रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इशू है। देन व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब चीज़ों को डिफाइन करने की ज़रूरत है। बाकी एक केस है कि हमारे पास जो लीगल सिस्टम भी है, वो बहुत सारे लॉज है हमारे पास। फॉरेनर्स एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट है, पासपोर्ट्स एक्ट है। एक स्टैंडर्डाइज लॉ नहीं है कि रेफ्यूजीज को हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो ये सारे इशूज है, तो ये है, ठीक है। न्यू गेको फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट गेट्स आर्मी टैग, ठीक है। तो ये चिपकली सी है, गंदी सी, मेरे को अच्छी नहीं लगती चिपकली। तो ये चिपकली है और इसको हेर्पेटोलॉजिस्ट इनको स्टडी करते हैं, तो इन्होंने इसको नाम दिया है बिकॉज ऑफ दैट कैमोफ्लेज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आर्मी जैसा लगता है, तो इसको एक नाम दिया है, यू रीड दिस प्लीज। तो जिसका लिटरल मीनिंग है कि एक्सेरसाइटिस विच लिटरली मीन्स आर्मी, ठीक है। तो ये एक स्पीशीज है, न्यूज़ के अंदर है। कहाँ पाई जाती है, मेघालय में देखी गई यहाँ पे स्पीशीज को। तो सॉरी, इट इज फाउंड इन नेम्ड आफ्टर मिजोरम्स लंगटाउन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लुंगलई डिस्ट्रिक्ट टाउन में ये पाई जाती है। मेघालय भी मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखी जाती है, राइट। देन सो दिस बेसिकली कंक्लूड्स आवर डेली न्यूज़ एनालिसिस, एंड
अगेन वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, ये जो कोर्स है बहुत बेनिफिशियल रहेगा, यू कैन कंसिडर दिस। डिटेल्स आपको इसके जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।